एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 11th एंड 12th अप्रैल के करंट अफेयर्स। देखिए दोनों दिन के करंट अफेयर्स एक साथ हैं इसमें। तो 11th के भी हैं और 12th अप्रैल के भी हैं, क्योंकि 11th में काफ़ी कम आ रखे थे तो उस वजह से 2 दिन के इसमें कंबाइन कर दिए गए हैं। तो डेली करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आप इनको कवर करते रहेंगे लगातार तो करंट अफेयर से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए, और करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आप ना करके आ पाएँ। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी लोग लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, बताना चाहूँगा कि जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जिनका एफआरओ प्रीलिम्स निकला है या लोअर पीसीएस प्रीलिम्स निकला है, तो वो मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, एसे राइटिंग प्रैक्टिस, जितना भी कंटेंट है वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और जब जैसे एफआरओ मेंस का पेपर जुलाई में है, जो प्रोविजनल है प्रस्तावित है, और इसी तरह से अगस्त में है आपका लोअर पीसीएस मेंस का, तो उसकी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस, जो यूके ट्रिपल एससी के तहत, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर लॉन्च किया है, तो उसके तहत जो पटवारी की वैकेंसी है और एसआई की वैकेंसी है, उसके एग्जाम्स अक्टूबर नवंबर में होने की जो उन्होंने डेट बताई है, तो डेट एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है लेकिन प्रस्तावित बताया, प्रोविजनल बताया कि अक्टूबर नवंबर में। तो उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है यूके ट्रिपल एससी का, फुल प्रिपरेशन बैच, उसमें पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकें आपका जो पेपर होगा एसआई के लिए और पटवारी के एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 एंड 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स। अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है GS1 के हिसाब से देखें तो बेंगलुरु ने, यानी कि जो बेंगलोर है, वो जो रेशम का, यानी कि रेशम शहरों का जो वैश्विक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है जो सिल्क सिटीज़ का, उसमें बेंगलोर जो है भारत से पहला शहर बन गया जिसमें ज्वाइन हो गया है। तो बेंगलोर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में इसको ज्वाइन करवा दिया गया है। तो इंटरनेशनल सेरिकल्चरल कमीशन जो है, इसने ये लियोन में हुआ 1950 से, यानी कि जो फ्रांस में है, एंड केम टू बेंगलुरु इन 2013, और अब बेंगलुरु में आ गया ये 2013 में। तो जो यानी कि इंटरनेशनल सेरिकल्चरल कमीशन के तहत अब बेंगलुरु जो है वो सिल्क सिटी के रूप में जाना जाएगा। अब बात ये भी की जा रही है कि सिल्क सिटी के रूप में मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल में एक शहर है, उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इंटरनेशनल सेरिकल्चरल कमीशन के तहत। तो जो हिस्ट्री ऑफ सिल्क वीविंग है मुर्शिदाबाद की, ये बहुत ज़्यादा पहले से जाती है। ये अर्ली 18th सेंचुरी में जाते हैं। जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो यहाँ से समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग द मुगल रूल, जब मुगल रूल चल रहा था उस टाइम पे जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था ढाका से मुर्शिदाबाद में, यानी कि उसको मुर्शिदाबाद उन्होंने बाद में नाम रख दिया था अपने ही नाम पे। तो वहाँ पे जो है मुर्शिदाबाद की जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत में जो सिल्क पाई जाती है वो मलबरी, टासर, ईरी, मुगा, यानी कि अगर हम देखें तो सिल्क की 4 या वेराइटीज़ आती हैं। तो इन चारों वेराइटीज़ भारत में मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों की चारों वेराइटीज़ जो हैं सिल्क की वो भारत में मिलती हैं। इनका जो अभी जो भारत में जो इस टाइम पे ऑफिस है इनका, वो कहाँ पे है? इंटरनेशनल सेरिकल्चरल कमीशन का बेंगलोर में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक आर्टिकल आया है सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो जो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हों, ज़्यादातर इसमें प्राथमिकता महिलाएं को ही मिलती हैं। तो जो लोग केयर देते हैं, यानी कि आपकी एक जो केयर सर्विस हो गई अगर हम कहें, यानी कि देखभाल वाली जो सर्विस है, उसके प्रति जिम्मेदार कौन है, यानी कि उसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। बहुत अच्छा आर्टिकल था जिसमें देखभाल वाली अर्थव्यवस्था को समर्थन की बात की जा रही है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें केयर सर्विसेज में, तो इससे 30 करोड़ नौकरियां पूरे दुनिया भर में पैदा हो सकती हैं। मैनी ऑफ विच विल बी फॉर वुमेन, और ज़्यादातर उसमें से किसके लिए होंगी? वे औरतों के लिए होंगी, लेडीज़ के लिए होंगी। इन टर्न दिस विल हेल्प इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इसके वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अभी अगर हम देखें तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो भी पर्सन 19 ईयर्स हम या कहें ये एक स्टैंडर्ड अगर आप मान लें, 14 ईयर्स का स्टैंडर्ड मान लें कि 14 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो जॉब के लिए जॉब मार्केट में है, नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, तो यानी कि वो एक लेबर है, लेबर फोर्स के रूप में काम करेगा, चाहे उसको नौकरी मिले चाहे ना मिले। अब यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम केयर इकोनॉमी की बात करें, जहाँ पे देखभाल होगी, दूसरों को देखभाल दी जाएगी, तो वहाँ पे विमेन का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, औरतों का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, जिसका कहना ये है कि हमें प्रमोट करना है सस्टेन्ड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो ये जो SDG 8 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, तो उसके तहत फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा अगर केयर इकोनॉमी में, यानी कि देखभाल वाली अर्थव्यवस्था में पैसा का जो है जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। देखिए मार्च 8 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को सेलिब्रेट भी किया जाता है।
केयर वर्क एनकम्पास करता है डायरेक्ट एक्टिविटीज़। देखिए अब केयर वर्क के अंदर यानी कि जो देखभाल वाले जो काम होते हैं उसमें कुछ डायरेक्ट एक्टिविटी भी होती है, कुछ इनडायरेक्ट एक्टिविटी भी होती है। तो अगर हम डायरेक्ट एक्टिविटीज़ देखें तो उसमें क्या है, जैसे फीडिंग अ बेबी, यानी कि आपको किसी बच्चे को अगर आपको पालना है। नर्सिंग एन इल पार्टनर, मान लेते कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी अगर आपको देखभाल करनी है। इनडायरेक्ट केयर एक्टिविटी कैसी आती है, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, तो ये इनडायरेक्ट है, यानी कि खाना बनाना है या साफ़ सफाई करनी है, ये इनडायरेक्ट केयर एक्टिविटीज़ हैं। और ये ज़्यादातर लोग कौन करते हैं, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं सब काम। वेदर पेड और अनपेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, केयर वर्क इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन वेलबींग एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए चाहे ये जो केयर वर्क है, चाहे ये पेड हो, चाहे यानी कि आपको इसके लिए आपको सैलरी मिलती हो, कुछ पैसे मिलते हो, चाहे ये अनपेड कर रहे हो आप, चाहे डायरेक्ट कर रहे हो चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हो, केयर वर्क हमेशा ज़रूरी रहा है ह्यूमन वेलबींग के लिए, यानी कि इंसान की जो वेलबींग है, उसका जो स्वास्थ्य है उसके लिए, और इकोनॉमीज़ के लिए यानी कि अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। अनपेड केयर वर्क इज़ लिंक्ड टू लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़, येट इट हैज़ टू रिसीव एडिक्वेट अटेंशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि जो अनपेड केयर वर्क है, यानी कि जो हमेशा ज़्यादातर केयर वर्क ऐसा रहा है जिनके लिए पैसा नहीं दिया जाता, इज़ लिंक टू लेबर मार्केट इनइक्वालिटी। यहाँ पे लेबर मार्केट में क्या हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, यानी असमानता हो गई। यानी कुछ लोगों को तो किसी काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे लेकिन कुछ लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। पेड केयर वर्कर्स, अब पेड केयर वर्कर कौन होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर हो गए, यानी कि जो घरों में काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाने के लिए आएँ, चाहे वो बर्तन साफ़ करने के लिए आएँ, तो जो वो पर्सन्स आते हैं तो वो पेड केयर हो गया, यानी कि पेड आप उनको पैसा दे रहे हो महीने के और वो आपके घर की केयर कर रहे हैं। एंड आंगनवाड़ीज़ इन इंडिया, और भारत में आंगनवाड़ी भी हैं, ऑल्सो स्ट्रगल टू एक्सेस राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स एज वर्कर्स। अब देखिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भी एक केयर सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो भी केयर दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं वहाँ पे आती हैं, लेकिन उसके लिए उनको उतना पे नहीं किया जाता जितनी उनसे सर्विस ली जा रही है। इंडिया फेयर्स बेटर देन इट्स पीयर्स इन ऑफरिंग 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव। ये अच्छी बात है कि अगर हम पूरे विश्व में देखें, दुनिया भर में देखें, तो भारत में 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो एक मातृत्व अवकाश है वो कितने टाइम का मिलता है, 26 सप्ताह का मिलता है, जो कि इतना किसी भी देश में अवेलेबल नहीं है। अगेंस्ट दी ILO's स्टैंडर्ड, देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम देखें तो उनके हिसाब से तो सिर्फ 14 ही हफ्तों का स्टैंडर्ड है, जो कि 120 से ज़्यादा देशों में है। भारत ने 14 से बढ़ाकर 26 हफ्तों का जो मैटरनिटी लीव है वो भारत ने प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो कवरेज है ये सिर्फ बहुत ही कम औरतों को मिलती है जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, जबकि 89% औरतें जो भारत में काम करती हैं वो इनफॉर्मल हैं, जहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। चाहे 26 हफ्ते क्या, वहाँ पे आपको 2.6 हफ्ते की भी नहीं मिलेगी अगर हम कहें, यानी कि 1 या 2 दिन की भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपको उसकी पैसे मिलेंगे। 26 हफ्ते तो बहुत बड़ी बात है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता है। पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट भी है कई सारे कंट्रीज़ में, लेकिन भारत में अभी पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो पैटर्निटी लीव इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन एनेबलर फॉर बोथ मदर्स एंड फादर्स टू बेटर बैलेंस वर्क। अब देखिए पैटर्निटी लीव से क्या होगा कि यानी कि जिस तरह से बच्चे को पालने के लिए मदर को लीव मिलती है, इस तरह से बच्चे को पालने के लिए फादर को भी लीव मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में अभी भी ये चीज़ नहीं है, ये कल्चर नहीं आया है, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। माना जाता है कि ये काम लेडीज़ का है, बच्चों को पालना या देख रेख करनी, केयर करनी, सब लेडीज़ का काम है, जेंट्स का काम नहीं है। इस वजह से भारत में अभी पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो ये माना जा रहा है कि ये एनेबलर है, यानी कि एक एनेबल करेगा फॉर बोथ मदर्स एंड फादर्स, यानी कि दोनों माओं को भी बाप को भी, टू बेटर बैलेंस वर्क, कि आप अपने जो वर्क है उसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो परिवार की जो जिम्मेदारी हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। भारत को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो कई सारे देशों में ऐसा है जहाँ पर भी पैटर्निटी लीव नहीं दी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो पेट्रियार्कल सोसाइटी पे बेस्ड हैं। ग्लोबली जो एवरेज पैटर्निटी लीव है वो सिर्फ 9 दिनों की मिलती है, जबकि महिलाओं को 26 हफ्तों की मिलती है। इंडिया स्पेंड्स लेस देन 1% ऑफ इट GDP ऑन द केयर इकोनॉमी। भारत अपनी GDP का 1% से भी कम खर्चा करता है केयर इकोनॉमी पे। इंक्रीजिंग दिस परसेंटेज वुड अनफर्ल अ प्लिथोर ऑफ बेनिफिट फॉर वर्कर्स एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इस परसेंटेज को बढ़ाएंगे कि GDP का 1% से भी कम हम खर्च कर रहे हैं, अगर इसको हम बढ़ा के 2%, 3% या 4% तक ले आएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जो हमारी केयर इकोनॉमी है हमारे देश की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं GS2 पे। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में क्या कहानी चल रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, उनको नॉमिनेट किया गया है। उनको नॉमिनेट किया गया है किस चीज़ के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए पाकिस्तान के। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान हट चुके हैं अब, तो और अब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं वो कौन हो चुके हैं, शहबाज शरीफ हो चुके हैं।
वेस्टर्न नेशन से चाह रहे हैं कि रशिया को G20 से बाहर निकाल दिया जाए। जिस तरह से जिस तरह से रशिया को G8 से बाहर निकाला था और अब G8 कम रहकर G7 का ग्रुप रह गया है, उसी प्रकार से G20 में से भी रशिया को बाहर निकाल देना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि जो जिम्मेदारी आएगी इसको निकालने की, सभी देश जो हैं वो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर देखें ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कि रशिया को लेफ़्ट आउट किया जाए, यानी कि रशिया को बाहर निकाला जाए। अब इंडिया के ऊपर भी दबाव आ सकता है, क्योंकि G20 का जो चेयरमैन होगा 1 दिसंबर 2022 से, वो कौन होगा? वो भारत होगा। तो भारत की जब चेयरमैनशिप स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे अगर उससे पहले कुछ भी एक्शन हो गया तो वो नेक्स्ट अलग चीज़ है। लेकिन अगर 1 दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं होता है तो 1 दिसंबर के बाद जब इंडिया के ऊपर चेयरमैनशिप आएगी तो उस टाइम पे इंडिया के ऊपर एक बहुत ही आप कह सकते हैं गहरा संकट होगा कि उसको क्या स्टेप लेना चाहिए कि वो अपनी जो उसकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसको मेंटेन रख सके। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जापान, वेस्ट जर्मनी, जो कनाडा ने G7 बनाया था 1976 में, जिससे कि जो नॉन कम्युनिस्ट पावर्स हैं, यानी कि जो नॉन कम्युनिस्ट पावर्स हैं वो क्या कर सकें, वो वुड कम टुगेदर टू डिस्कस इकोनॉमिक कंसर्न्स। उस टाइम पे क्या हुआ था 1973 में, हमें पता है कि वहाँ पे उस टाइम पे एक ऑयल क्राइसिस हुआ था पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऑयल की दिक्कत हो गई थी, जो क्रूड ऑयल होता है जिससे कि हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल, इनकी दिक्कतें हो गई थी। तो उस टाइम पे G7 या G8 आप कहते हैं, उस टाइम पे G8 हुआ करता था, तो G7 एक ग्रुप बनाया गया था जिससे कि हम क्या कर सकें, जो इन्फ्लेशन था और रिसेशन था, ओपेक वाले जो मेंबर्स थे उन्होंने तेल को निकालना बंद कर दिया था या बेचना बंद कर दिया था। ओपेक के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, यानी कि उन देशों का एक समूह जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करता है। तो यूरोपियन यूनियन को इसमें इनवाइट किया गया 1977 में। पहले 76 में तो इन सभी देशों ने मिलकर बना दिया, 77 में यूरोपियन यूनियन को बनाया गया, इसमें इनवाइट किया गया। और 1998 में रशिया ने भी, जब आफ्टर कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जब शीत युद्ध खत्म हुआ और रशिया एक देश निकल के आया USSR टूटने के बाद, तो 98 में रशिया को भी G7 में जोड़ के G8 बना दिया गया। लेकिन वापस से जब 2014 में क्रीमिया पेनिनसुला जो था, क्रीमिया प्रायद्वीप जो था, जब उसने कब्जाया वो यूक्रेन से, तो रशिया को बाहर निकाल दिया गया G8 से, और G8 कम होकर अब G7 रह गया। और अब USA वाले ये चाह रहे हैं कि रशिया को जैसे हमने G7 से बाहर निकाला 2014 में, उसी प्रकार से 2022 में उनको अब G20 से भी बाहर निकाल दिया जाए। तो हाउएवर रशिया वाज थ्रोन आउट इन 2014 व्हेन इट इन्वेडेड द क्रीमिया। तो क्रीमिया में जब उन्होंने इन्वेड किया था तो 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। चाइना वाज नेवर अ मेंबर, चाइना कभी भी मेंबर नहीं रहा है G7 का। द रैपिड स्प्रेड ऑफ ग्लोबल फाइनेंस एंड ट्रेड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस। अब आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है। क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो वॉशिंगटन कंसेंशन जब हो गया 1991 में, उसके बाद इंस्टेबिलिटी आ गई डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 97-98 में, तो उसके बाद G20 बनाया गया, जिससे कि हम पॉलिसीज़ डिस्कस कर सकें, और जो पूरे विश्व में अगर हम इंटरनेशनली देखें तो सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल रहे, कहीं पे भी दिक्कतें ना आए। तो रशिया एंड चाइना आर मेंबर्स। अब रशिया और चाइना जो हैं वो G20 के मेंबर्स हैं। अब वेस्टर्न नेशंस ये चाहते हैं कि G20 से रशिया को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन चाइना ने इस कदम का विरोध किया है। चाइना ने कहा है कि ऐसा नहीं करेंगे हम, और रशिया को G20 से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर GS3 में देखें तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस में देखें तो पिनाका मिसाइल जो है, पिनाका एक मिसाइल सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि पिनाका क्या है। पिनाका भी न्यूज़ में था, ये चीज़ क्या है। तो पिनाका वैसे धनुष को कहा जाता है। अगर पिनाका वर्ड जो है, अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो ये जो शिव जी का धनुष है उसको कहा जाता है पिनाका। तो ये पिनाका अपने आप में एक रॉकेट सिस्टम है जो DRDO ने मिलके इंडियन आर्मी के साथ बनाया है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई है वो नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली से बाहर होकर वो कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश का जो पैके टाइगर रिजर्व है, जिसके ऊपर क्वेश्चन 2018 UPSC ने पूछा था प्रीलिम्स में, उसका वहाँ पर उस नेशनल पार्क के अंदर इसकी पहली बार मीटिंग हुई है कभी नेशनल कैपिटल से बाहर होकर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और कभी भी अगर आपके ऊपर टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आए, NTCA के ऊपर क्वेश्चन आए, या आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर पे क्वेश्चन आए, तो आप ये सब चीज़ें अपने करंट अफेयर्स को जितना ज़्यादा आप अपने आंसर में जोड़ेंगे, मेंस के आंसर राइटिंग में जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका आंसर निखरेगा और उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए लिख के तो वहाँ पे सब आएंगे, लेकिन आप कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड करते हैं अपने आंसर में, वो आपका आंसर और भी ज़्यादा एनहेंसमेंट हो जाएगा। तो अरुणाचल ऑफर्स अ मॉडल टू इवेल्युएट विद प्रोग्राम्स लाइक हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन। अब देखिए वहाँ पे हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन एक अरुणाचल प्रदेश में प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि हॉर्नबिल जो है वहाँ पे एक पक्षी है जो नागालैंड में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। और एयर गन सरेंडर अभियान, देखिए वहाँ पे बहुत लोगों ने एयर गन्स ले रखी हैं, जिससे कि रबड़ बुलेट्स निकलती हैं जो पक्षियों को या जो जंगली जानवर हैं उनको मार भी सकती हैं और उनको घायल तो कर ही देती हैं।
तो एयर गन सरेंडर अभियान भी चल रहा है कि जो लोगों ने बहुत सारी एयर गन्स खरीद रखी हैं, अपने पास रख रखी हैं, उनको वो सरेंडर करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने 20वीं NTCA की जो मीटिंग है वो अरुणाचल प्रदेश में चेयर करी है। एक टेक्निकल मैनुअल जो है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन पे टाइगर रिजर्व्स का, इसको भी लॉन्च किया गया है। और ये 20वीं जो मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है, ये जो पैके टाइगर रिजर्व है इसको पैक्हुई भी कहा जाता है, PAKHUI। तो पैक्हुई टाइगर रिजर्व भी इसको कहा जाता है, तो पैके कह दो या पैक्हुई कह दो। तो इसमें इनकी मीटिंग हुई है अरुणाचल प्रदेश में, और पहली बार NTCA की मीटिंग नेशनल कैपिटल से बाहर हुई है। और भारत में जो है पूरी दुनिया के 70% टाइगर जो हैं वो भारत में रहते हैं, यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 टाइगर हैं तो उसमें से 70 टाइगर जो हैं वो आपको भारत में मिलेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मानव शास्त्रीय एक अवधारणा है नॉन प्लेस की। देखिए एक तो प्लेस होता है, यानी कि प्लेस मतलब इंग्लिश में अगर मैं प्लेस बोलूँ तो उसका मतलब होगा एक जगह, कोई भी एक प्लेस है, हमें कहीं जाना है, जगह है। और एक नॉन प्लेस एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। देखिए ये एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंसान का मानवीय शास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एंथ्रोपोलॉजी जिनका ऑप्शनल होगा UPSC मेंस में या UPPCS अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें, क्योंकि उत्तराखंड में तो मेंस में अगर हम PCS का मेंस देखें, अपर PCS का मेंस देखें तो वहाँ पे ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन ऑप्शनल आप UPSC मेंस में अगर आप ऑप्शनल दे रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मार्कर होता है अपना सुपर मॉडर्निटी का, यानी कि कितना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक हो चुके हैं। और इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि इंसान से रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एक मार्क ऑग, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है नॉन प्लेसेस। अब ये नॉन प्लेसेस क्या है, यानी कि जगह नहीं है। अब क्या जगह नहीं है, इनका कहने का क्या मतलब है कि ये वो टेम्परेरी स्पेस हैं दैट थ्राइव अंडर कैपिटलिज्म, यानी कि जो पूंजीवाद के हिसाब से आई हैं, विच इंक्लूड हॉलीडे रिजॉर्ट्स। अब वहाँ पे क्या होगा, हॉलीडे रिजॉर्ट्स होंगे, होटल्स होंगे, सुपरमार्केट होंगे। तो इन सब जगहों को, और साथ साथ रेफ्यूजी कैंप हुए, जो कटे फटे सेटलमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में, यानी कि बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही ख़राब कंडीशन में जो जगहें हैं, वो नॉन प्लेसेस, यानी कि वहाँ पे इंसान का जो रिलेशन है उस जगह से वो कुछ खास नहीं है। मान लेते हैं उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, अगर आप होटल जाते हैं तो होटल में आप वहाँ पे होटल के लिए आप क्या हैं, होटल वालों के लिए आप एक गेस्ट या कस्टमर हैं। उनका कहना ये है कि वहाँ पे आपको कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, वो एक सिर्फ एक आप गेस्ट के रूप में वहाँ पे जा रहे हैं या कस्टमर के रूप में जा रहे हैं, तो उसको उन्होंने नॉन प्लेस की संज्ञा दी है। तो नॉन प्लेसेस होमोजेनाइज आइडेंटिटीज़ और कन्फर टेम्प्रेरी आइडेंटिटीज़ की, आपको एक टेम्प्रेरी आइडेंटिटी मिल जाती है। मान लेते आप किसी शॉप में गए तो शॉप में क्या है, शॉप एक अपने आप में एक नॉन प्लेस हुई, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए, शॉपकीपर के लिए आप एक क्या हैं, आप एक कस्टमर हैं। तो जब आप एक कस्टमर होते हैं तो वो आप क्या हो गई, यानी कि आपकी टेम्प्रेरी आइडेंटिटी हो गई। तो दे एग्जिस्ट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंड्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स। और नॉन प्लेसेस एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑन द एसोसिएशन बिटवीन स्पेस एंड द इंडिविजुअल। तो ये नॉन प्लेसेस का मतलब क्या हुई, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर हो गया कि वो जो जगह है और जो पर्सन है। मान लेते हैं कोई पर्सन होटल में जाता है या सिनेमा में जाता है, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने एक सिनेमा में आप जा रहे हैं, यानी कि एक थिएटर में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपने 200 रुपीज़ का टिकट लिया है अगर फिल्म देखने के लिए, तो ये 200 रुपये का, यानी 200 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस स्पेस में जहाँ पे आप बैठे हैं और आपके पास, यानी कि आप में और उस स्पेस में, अगर जब तक वो फिल्म चलेगी 200 रुपये में तब तक आप वहाँ बैठ पाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से बाहर जाना होगा, यानी कि आप उसके बाद नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो था 3 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, 2.5 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो मूवी थी 200 रुपये का वो ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सब जगहें जो हैं जहाँ पे हम टेम्परेरी रहते हैं सिर्फ कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो नॉन प्लेसेस कहा जाता है उसको। उनका कहना ये है कि होटल्स हुए, एयरपोर्ट्स हुए, शॉपिंग मॉल्स हुए, इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है, इन सब चीज़ों में कॉमन ये है कि एक इनऑर्गेनिक स्पेसीज़ है जहाँ पे एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी है किसी इंडिविजुअल की बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन पैटर्न, यानी कि एक पर्सन, यानी कि मैं या आप, कोई भी पर्सन, अगर इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पे जा रहा है तो वो किस तरह से वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। अब मान लेते हैं आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे सब क्या होंगे, डाइनर होंगे। डाइनर का मतलब है वहाँ पे आप खाना खाने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे आप कौन होंगे, पैसेंजर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एयरपोर्ट पे कोई भी घूमने जा सकता है। वहाँ पे अगर आप पैसेंजर हैं, आपने फ्लाइट का टिकट करवा रखा है, तभी आप पॉसिबल है, तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं। साथ साथ अगर आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप विंडो शॉपिंग ना करें, अगर हम विंडो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट हटा दें, तो शॉपिंग मॉल जो जाते हैं वो कस्टमर जाता है, यानी कि जो चीज़ें वो वहाँ पे खरीदना है। तो दीज आर्टिफिशियल स्पेसेस आर व्हाट फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्क ऑग रेफर्स टू एज नॉन प्लेसेस। तो इन जगहों को उन्होंने नॉन प्लेसेस कहा है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन प्लेसेस क्या है, यानी ये कॉन्सेप्ट अभी न्यूज़ में था, तो ये कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, क्या दर्शाता है, तो ये सवाल इससे पूछा जा सकता है। अगर प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देखें तो जो केटू वलम है, यानी कि इसको हाउस बोट कहा जाता है, ये केरला के टूरिज्म का मैस्कॉट है। केरला टूरिज्म बोर्ड का जो मैस्कॉट है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि शुभंकर है, वो क्या है, ये है केटू वलम, यानी कि ये हाउस बोट होती है। अलापुजा जो है, जो कि केरला में ही है, ये इंडिया की हाउस बोट इंडस्ट्री का क्रेडल है, यानी कि यहीं से हाउस बोट इंडस्ट्री निखर के आई है, बन के आई है। इंडिया ने कमिट किया है कि वो नेट ज़ीरो हो जाएगा
पोल्यूशन में नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पोल्यूशन, जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं, उतना ही हम क्या करेंगे, उसको कैप्चर करके ज़मीन के अंदर स्टोर कर देंगे, पेड़ों में स्टोर कर देंगे, यानी कि पेड़ पौधे उगाएंगे। तो जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, उतना ही हम एमिशन को दबा भी देंगे, कंज्यूम भी कर लेंगे। तो 2070 तक ये कहा इंडिया ने कि हम कमिट कर रहे हैं। इक्वाडोर जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लीगल राइट्स दे दिए हैं किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। तो वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट देने वाला इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। और नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुई है मीडिएशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ये गुजरात हाई कोर्ट ने करवाया है। 14वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हुआ है उमिया माता टेम्पल, कहाँ पे, गठीला जूनागढ़ इन गुजरात। तो सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि उमिया माता टेम्पल कहाँ पे है, या 3-4 टेम्पल्स दे देगा आपको और उनको क्या करवा देगा, उनके सामने उनके स्टेट्स लिख देगा और उनको मैच द फॉलोइंग करवा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है सेंटी बिलियनर क्लब का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटी बिलियनर क्लब क्या होता है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत गौतम अडानी को, जो भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो गौतम अडानी को 100 बिलियन डॉलर, उनको बताया गया है कि उनकी जो नेट वर्थ है वो 100 बिलियन डॉलर हो गई है। तो वो भारत से एकमात्र व्यक्ति हैं जो सेंटी बिलियनर क्लब में इंक्लूड हुए हैं। तो सेंटी बिलियनर का मतलब क्या हो गया, सेंटी का मतलब हो गया 100 और बिलियनर का मतलब है बिलियन। तो यानी कि जो पर्सन की इनकम या नेट वर्थ, नेट आप कह सकते हैं कि नेटवर्थ जो है वो कितना हो गया, 100 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया, उसको हम सेंटी बिलियनर कह रहे हैं। तो ये रेफर करता है उन लोगों को जिनकी वेल्थ जो है $100 बिलियन से ऊपर है। बिल गेट्स ने हालांकि ये चीज़ $100 बिलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1999 में ही पूरा कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे सेंटी बिलियनियर की जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, और कुछ समय के लिए बिल गेट्स 99 में ही रहे थे। अब ये कॉन्सेप्ट कब फेमस हुआ, ये कॉन्सेप्ट फेमस हुआ अमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जब 2017 में उनकी वेल्थ $112 बिलियन पहुँच गई। तो इट इज़ सिंस दैट ही वॉज रेफर टू एज द दुनिया का पहला सेंटी बिलियनर। तो वर्ल्ड फर्स्ट सेंटी बिलियनर जो रेफर किया जाता है वो किसको किया जाता है, जेफ बेजोस को किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मीट स्पेस का। देखिए मीट स्पेस वैसे तो स्पेलिंग MEAT मीट स्पेस है। अब मीट स्पेस का मतलब किसी को ये लग सकता है कि ये कोई ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ें मिलती हो, मीट मिलता हो, लेकिन ये वहाँ से नहीं है। मीट स्पेस का मतलब है कि एक्चुअल में वो जगह जहाँ पे हम मिलते हैं, मान लेते हैं हम ज़मीन पे खड़े हैं, हम किसी के घर जाते हैं, तो जहाँ अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक मीट स्पेस है। लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मीट स्पेस जो है वो अपोजिट है किसका, साइबर स्पेस का। साइबर स्पेस क्या है, जो इंटरनेट की जो दुनिया है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर चैटिंग थ्रू व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो तो साइबर स्पेस के थ्रू आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं और फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में एक मीट स्पेस है। सो दैट्स ऑल। तो ये थे 11th एंड 12th के करंट अफेयर्स। तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनको इनके नोट्स नहीं बनाने हैं तो डायरेक्टली वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इसके नोट्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।